बल्कि अभी तो ट्रिपल सिटीजनशिप हो जाएगी। नहीं, इंडिया की मेरे को वापस करनी पड़ी क्योंकि इंडिया Okay. अलाउ नहीं करते। पता नहीं क्यों बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में काफ़ी बोलते हैं, रेसिज्म बहुत है यहाँ पे, बट वैसा मुझे कभी फील हुआ नहीं यहाँ पे। हाँ, जिधर एक गोरे ने एक मॉस्क में घुस के और काफ़ी सारे लोगों को वो हाँ, क्राइस्ट चर्च में। हाँ, क्राइस्ट चर्च में। और मैं ऑकलैंड में था तो पूरे सड़कों पे गलियों में आर्मी ही आर्मी थी और अजीब सा लग रहा था मुझे फर्स्ट टाइम। उसके सामने से भी गुजरते हैं तो आप सॉरी कहते हैं, Sorry, बाद में थैंक्स कहते हैं। बिल्कुल। छोटा सा भी कोई काम है, और हमारे इंडिया पाकिस्तान में कोई किसी का पूरा काम भी फिनिश कर दे उसके बाद भी थैंक यू नाम की कोई चीज़। बिल्कुल। हाँ, मेरे पापा के दोस्त थे आरटी ऑफिसर और गया, साइन किया, फ़ोटो खिंचवाया और मेरा लाइसेंस बन गया। $140,000 मैंने अपना नुकसान किया है उसमें। $140,000। आई वॉज ओनली 28-29। अब मैं ऊबर में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कोई बुरा ना माने। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक। वेलकम टू ओसी डायरीज़ वंस अगेन। और आज फिर से एक नई पर्सनालिटी के साथ आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर हूँ। आज हमारे साथ है चंदर भाई की मुलाकात मेरे साथ जिम में हुई थी, और काफ़ी अरसे से जो सा होता है ना कि एक फेस इंटरेक्शन बंदे का होता रहता है, और बंदा नोटिस करता है कि यार फ्यू पीपल दोज हु आर कमिंग कंसिस्टेंटली एंड दे आर जस्ट फोकस ऑन देयर वर्कआउट्स and they're not giving damn shit that what's other people are doing. तो मेरा भी कुछ इसी तरह ही होता है कि when you are into something तो आप सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस कर रहे होते हो, और आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए when you are very consistent and just focus on your goal what you really come for, तो इसी तरह चीज़ें अचीव होती हैं। और मैंने देखा है कि जिम में कुछ लोग आते हैं, जिम नहीं बल्कि काम ले लें आप, या लाइफ में भी कोई ऐसे लोग ले लें जो आके और करने कुछ आते हैं और फिर बाद में कर कुछ और रहते हैं। तो इस तरह ना एक वाइब आती है, और मेरे मोस्टली जो कनेक्शंस और मैं पर्सनालिटीज़ भी यहाँ पे जो पॉडकास्ट में भी लेके आता रहा हूँ, वो ऐसे ही मेरी मुलाकात ज़्यादातर लोगों से मिली है। और क्योंकि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फिटनेस, तो मेरी ज़्यादातर जो मेरे सर्कल में लोग हैं वो इधर या तो फिर बिज़नेस रिलेटेड होते हैं, या फिर जो है ना वो जिम से या फिटनेस से रिलेटेड होते हैं। तो इसी तरह चंदर भाई की आज स्टोरी सुनेंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत रफली पता है चंदर भाई का, ज़्यादा नहीं पता, तो मुझे भी आज ही पता लगेगा। मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा इंट्रो को, तो मैं चंदर भाई की तरफ ही जाता हूँ। चंदर भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आज आपने हमें टाइम दिया। आई नो कि ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बिजी लाइफस्टाइल है, और ये पॉडकास्ट हमने पिछले वीक करना था, बट फॉर सम रीज़न कॉज ऑफ द बिजी स्केड्यूल्स ऑफ एवरी सिंगल पर्सन, तो अब आज हम जो था ना वो चंदर भाई के साथ कर रहे हैं। चंदर भाई, थैंक यू सो मच कमिंग वंस अगेन। और आप थोड़ा सा अपना इंट्रो बताइए कि आप यहाँ पे कब आए, क्या कैसे आना हुआ यहाँ पे, और उससे पीछे क्या बैकग्राउंड था, इंडिया में कैसे हालात थे, किन चीज़ों ने आपको फोर्स किया या किन चीज़ों ने आपको मोटिवेट किया कि यार मैंने इस कंट्री में जाना है और आगे अपना फ्यूचर परस्यू करना। ओके उमेर भाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे मैं 1.5 साल पहले ही आया हूँ ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में। उससे पहले मैं न्यूजीलैंड में था कोई 12 साल, और मैं न्यूजीलैंड मूव हुआ था इंडिया से बैक इन 2013 में। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन न्यूजीलैंड से किया इन होटल मैनेजमेंट, एंड उसके बाद मैं 12 साल वहाँ रहा, बहुत स्ट्रगल किया मैंने वहाँ। तो उसके बाद जब मैंने स्ट्रगल किया उसके बाद मेरी रेजिडेंसी सिटीजनशिप आई, तो उसके बाद न्यूजीलैंड की। हाँ जी। तो न्यूजीलैंड में ऐसा है कि अगर आपके पास न्यूजीलैंड पासपोर्ट है तो ऑस्ट्रेलिया कभी भी आ सकते हो। ओके। तो दे आर लाइक सिस्टर कंट्रीज़ एंड यू कैन, कोई क्वेश्चन नो क्वेश्चन आस्क। सेम है कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है आप उधर जा सकते हैं, और उधर का पासपोर्ट है आप बिल्कुल। और न्यूजीलैंड पासपोर्ट के अगर मैं 4 साल अब यहाँ रहूँ तो मुझे यहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाएगा। हाँ, तो दोनों पासपोर्ट, ड्यूअल सिटीजनशिप हो जाएगी मेरे बल्कि पास। अभी तो ट्रिपल सिटीजनशिप हो जाएगी। नहीं, इंडिया की मेरे को वापस करनी पड़ी क्योंकि इंडिया वाले अलाउ नहीं करते ड्यूअल सिटीजनशिप। हाँ जी। ओके। तो उसके बाद 1.5 साल मुझे हो गया यहाँ पे आके। तो शुरू में 2 महीने तो मुझे बहुत स्ट्रगल किया। मैं स्ट्रगल नहीं किया, लाइक आपको पता है अपने कंफर्ट जोन से आया था मैं, और थोड़ा यहाँ पे आके सब रूल्स अलग हैं, तो थोड़ा मैंने स्ट्रगल किया। बट कुछ फ्रेंड्स थे यहाँ पे जिनके पास मैं गया, उन्होंने थोड़ा बहुत हेल्प किया, और बस अब ठीक चल रहा है अब सब। लाइफ का जो पैटर्न है एक कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वो कितना डिफरेंस है? मतलब इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्किंग,
या इन टर्म्स ऑफ लोगों के साथ जो आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं वो न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में यहाँ पे बेहतर है, या यहाँ पे आके आपको लगा कि यार नहीं, यहाँ पे लाइफ ज़्यादा हार्ड है कंपेयर टू न्यूजीलैंड? नहीं, मुझे यहाँ की लाइफ थोड़ी ज़्यादा इजी लगी है। यहाँ पे ज़्यादा मल्टी कल्चरल के लोग हैं। आपको फॉर एग्जांपल आपको वो न्यूजीलैंड में इतने पाकिस्तान के लोग नहीं मिलेंगे, ओके। बट ऑस्ट्रेलिया में आप देखो कितने पाकिस्तान के लोग हैं। तो हर तो नेशनलिटी हाँ हाँ, यहाँ पे तो हर नेशनलिटी का है। न्यूजीलैंड में तुम्हें हार्डली इतने मल्टी कल्चरल मिलेंगे। और पता नहीं क्यों बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में काफ़ी बोलते हैं, रेसिज्म बहुत है यहाँ पे वो, बट वैसा मुझे कभी फील हुआ नहीं यहाँ पे। हाँ सही है। सबसे मुझे न्यूजीलैंड उल्टा मुझे थोड़ा ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा लगा था। वहाँ के जो लोकल लाइक अच्छे लोग हैं, गोरा ही है ज़्यादातर। गोरे ही हैं वहाँ के कीवीज, एंड अच्छे लोग हैं, बट कहीं ना कहीं मैं उनके साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होता था। बट यहाँ पे आके तो मैंने देखा है कि यहाँ के लोग ज़्यादा वेलकमिंग हैं, और मुझे कभी रेसिज्म जैसा बस कुछ लगा नहीं यहाँ पे आके। तो भाई आउट ऑफ द बॉक्स एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ मेरे अभी दिमाग में आई है, तो मैं वो पूछना चाह रहा हूँ जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी। एक सान्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था बैक इन न्यूजीलैंड, जिधर एक गोरे ने एक मॉस्क में घुस के और काफ़ी सारे लोगों को हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ हाँ, क्राइस्ट चर्च में। हाँ हाँ क्राइस्ट चर्च में। हाँ हाँ तो उस टाइम पे आप वहीं पे थे? हाँ हाँ, मैं ऑकलैंड में था। वो क्राइस्ट क्या चर्च। सिचुएशन थी उस टाइम पे, और क्या वो उसके बारे में आपको क्या वहाँ पे, क्योंकि आप एग्जैक्टली वहीं पे थे और जिस जगह पे आप रहते थे न्यूजीलैंड में, उधर से ये किस जगह पे था, मतलब दूर था या बिल्कुल। उसी सेम ही स्टेट में था या सबब में था? मैं न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में रहता था। तो ऑकलैंड नॉर्थ आइलैंड है। ओके। ये हुआ था क्राइस्ट चर्च में, साउथ आइलैंड में हुआ था। तो मैं उस टाइम पे ऑकलैंड में ही था जब हुआ था। तो जब हुआ तो पूरे ऑकलैंड में तो काफ़ी पूरा आर्मी वगैरह आ गई थी। तो वाज वेरी शॉकिंग। वॉज वेरी शॉकिंग। न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में कभी सोचा ही नहीं आपने, उस कंट्री ने कभी किसी का ना कुछ बिगाड़ा है। हाँ, पता नहीं उस कंट्री में क्यों वेरी ऐसा पीसफुल हुआ। हाँ, कंट्री। वेरी पीसफुल कंट्री, ना आज तक उस कंट्री ने किसी के साथ वॉर किया है। तो पता नहीं क्यों कोई पागल ही था, उसने वो सब किया वहाँ पे। Psycho था। साइको ही था, हाँ हाँ, 100%। तो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर एवरीवन, मतलब कि कोई रेडी नहीं और था उसे वो फेसबुक पे लाइव आके उसने ये लाइव सारा आके। कुछ हाँ, और कोई प्रिपेयर ही नहीं था, लाइक किसी को कोई आइडिया नहीं हो सकता था किया। कि न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में ऐसा इंडिया कभी होगा। पाकिस्तान में इस तरह की तो चलो हाँ कुछ हाँ हो ना, तो बिल्कुल बंदे को होता कि यार यहाँ ये तो कॉमन सी चीज़ है यहाँ पे। बिल्कुल। और मैं ऑकलैंड में था तो पूरे सड़कों पे गलियों में आर्मी ही आर्मी थी, और अजीब सा लग रहा था मुझे फर्स्ट टाइम। बट हाँ, उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ ज़्यादा मैंने सुना नहीं उसके बाद। हाँ जी। लोगों को कुछ उसके बाद कोई खौफ महसूस होना शुरू हुआ, या लोगों ने कुछ अपनी लाइफ में चेंज किया वहाँ पे? ऐसा तो वैसा कुछ नहीं लगा मुझे। सब ने उसको कंडेम ही किया, चाहे वो गोरा था, चाहे कोई भी, आई मीन कोई कीवी था लोकल, और हमारे इंडिया के लोग भी, सब ने कंडेम ही किया उसको कि जो भी हुआ गलत हुआ। तो ज़्यादा कुछ उस जिसने वो किया था उसको ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया उसको। ऑफ कोर्स उसको उसके बाद उसको कोर्ट हियरिंग में लेके गए, बट उसको मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया उसके बाद। राइट, ओके। हाँ जी, हाँ जी। चंद्र भाई, अब थोड़ा सा ना मुझे अपना पीछे बैकग्राउंड बताएं कि इंडिया से आप किस जगह से हैं, और वहाँ के कंपैरिजन में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की लाइफ कैसे डिफरेंट है? अच्छा, इंडिया से मैं जम्मू से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, और मैं जम्मू सिटी से हूँ। और जम्मू सिटी से कंपेयर करना है तो आपको पता है इंडिया बहुत बिजी कंट्री है ना। तो मूव करना न्यूजीलैंड, जम्मू, इट वाज कल्चरल शॉक फॉर मी। लाइक न्यूजीलैंड बहुत पीसफुल है, बहुत क्वाइट है। ओके। और मैं न्यूजीलैंड में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, वो भी न्यूजीलैंड ऑकलैंड में नहीं की थी। न्यूजीलैंड की 80% पॉपुलेशन ऑकलैंड में ही रहती है, और पूरा ऑकलैंड को छोड़ के पूरा न्यूजीलैंड खाली है, क्वाइट है, वेरी क्वाइट है। एंड उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी न्यूजीलैंड के एक में न्यू प्लीमथ जगह नाम है। वो तो बिल्कुल ही लाइक यू विल हार्डली सी एनी वन देयर, लाइक ड्यूरिंग डे टाइम और इवनिंग टाइम आफ्टर 5 PM। सो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी, लाइक कि मैं कुछ 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, 6 बजे कुछ खाने को नहीं मिलना ऊपर से। हाँ, तो थोड़ा हार्ड हुआ मुझे स्टार्टिंग में, थोड़ा मुश्किल हुआ। बट मैं जिम जाता था तो मैं अपनी मील्स खैर मैं खुद घर पे ही बनाता था अपनी। तो बाकी मैं अपने फ्रेंड्स थे वहाँ पे, जो मेरे फ्रेंड्स बन गए, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। बाकी काफ़ी कुछ सीखने को मिला मेरे को वहाँ पे। और जैसे इंडिया में, और इंडिया से कंपेयर किया जाए तो मैंने जब वहाँ के लोकल लोगों से बात किया, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। किसी को तुम फालतू का
किसी को तुम टच नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें, छोटी छोटी हर चीज़ें बंदे की एक मैनर्स होती अपनी हैं। पर्सनल स्पेस है। हाँ जी, पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करते हैं। और और ये भी क्योंकि हम इंडियंस में, पता नहीं पाकिस्तान इंडिया सेम ही है, मैं सेम ही मानता हूँ। ये नहीं है मैनर्स, हमें पता ही नहीं होता इस चीज़ का ना, इंडिया में सबकॉन्शियसली हमें पता ही नहीं होता कि ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। बचपन से देखा ही बचपन वो से है, देखा ही सुना ही है, वो है। और वो चीज़ आके हमें यहाँ आके पता चल रही है, तो वो सब सीखने को मिला, टाइम लगा, और 1-2 साल जैसे यहाँ लगा। पे एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि इवन आपने कहीं से उसके सामने से भी गुजरते हैं तो आप सॉरी कहते हैं, या सॉरी, फिर बाद में हाँ हाँ, थैंक्स कहते हैं उसको, बिल्कुल छोटा सा भी कोई काम है। और बिल्कुल हमारे इंडिया पाकिस्तान में कोई किसी का पूरा काम भी फिनिश कर दे उसके बाद भी थैंक यू नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो वो काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी यहाँ पे हम्म, आके। तो और काम, उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, बहुत टफ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन थी। मेरा कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज था, वो वन ऑफ द टॉप 10 में आया, पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में कॉलेज था ओके। वो, बहुत। क्या क्या नाम था कॉलेज का? पैसिफिक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट। ओके। हाँ, वो काफ़ी अच्छा स्कूल था, उसकी फ़ीस भी बहुत हाई थी। और कितनी फीस थी उसकी? उस टाइम पे हमने $27,000 दिए थे, उस टाइम पे 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। पर सेमेस्टर? मेरा पोस्ट पूरे ग्रेजुएशन थी तो पूरे 1 उसका? ईयर की थी, 1 ईयर की। ओके। ओके, अभी शायद से 45,000 है, जस्ट फॉर 1 ईयर। उस टाइम 27 था? 27 थी उस टाइम पे। अभी और एक्सपेंसिव होगा। हाँ, अब शायद 45,000 है। ओके। हाँ, तो मैं, होटल मैनेजमेंट आपने बताया? हाँ जी हाँ जी, पोस्ट ओके। ग्रेजुएशन उसमें किया था मैंने। और मैंने ग्रेजुएशन भी उसी में किया हुआ है, वो मैंने इंडिया से किया है, बेंगलोर से। उसी सेम होटल हाँ जी हाँ मैनेजमेंट जी, में? होटल ओके। मैनेजमेंट में किया। तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे, और टू बी ऑनेस्ट, होटल मैनेजमेंट जब मैं कर रहा था, मुझे लग गया था पता कि मुझे इस इंडस्ट्री ये में मेरी चीज़ नहीं है। नहीं है, मैं नहीं कर सकता यहाँ काम। तो बट उसके बाद होता है ना, बाहर जाना है, तो मेरे को न्यूजीलैंड, मैंने रिसर्च किया, तो न्यूजीलैंड उस टाइम पे टूरिज़्म, वैसे भी न्यूजीलैंड की काफ़ी। आपको लगता है अभी ऑब्वियसली अब आपको 7 साल आप न्यूजीलैंड में रहे? 12 साल मैं न्यूजीलैंड में रहा हूँ। 12 साल 12 में? साल, हाँ जी। ओके, सो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी तो। 12 साल आप न्यूजीलैंड में रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 1.5-2 साल हो गए हैं, हाँ जी, 1.5 साल हो गया तो मुझे। तकरीबन ऑलमोस्ट इंडिया छोड़े 14 साल हो गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी भी ऑफ कोर्स 14 सालों में चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई हैं। उसके बाद कोविड के बाद ही अगर देखा जाए तो कोविड के बाद ही चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई हैं। आ- आपके सर्कल में अभी और भी इंडिया पाकिस्तान के और भी लोग होंगे, मतलब यहाँ, येलो हाई होगी हाँ या हाँ हाँ, फिर बिल्कुल यार बिल्कुल दोस्त भी होंगे। बिल्कुल, हाँ जी। आपको क्या लगता है अभी भी लोग जो पीछे इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी भी और एशियन कंट्री से, बांग्लादेश से या कहीं से भी आ रहे हैं, आपको लगता है कि अभी भी सेम वही ट्रेंड ही चल रहा है कि हमने बाहर जाना है तो रिगार्डलेस ऑफ के कौन सी डिग्री है, मेरा उसमें पैशन है, इंटरेस्ट है, नहीं है, डजेंट मैटर, जो मुझे एजेंट या इमिग्रेशन लॉयर मुझे बता रहा है कि भाई आप ये फ़लानी डिग्री कर लो। और वैसे भी कोई पैशन को लेके तो हमारे इंडिया पाकिस्तान में बहुत कम ही है। इंडिया फिर मेरे हिसाब से कुछ बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में तो अब जाके कुछ ये पॉडकास्ट जब से स्टार्ट हुआ है या लोगों ने खुले आम अब सोशल मीडिया पे वो टॉपिक्स, वो टैबू टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू किया जो आज से पहले कोई डिस्कस भी नहीं करता था। आपको क्या लगता है कि अभी जो लोग आ रहे हैं वो भी सेम यही मिस्टेक कर रहे हैं कि बस बाहर जाना है तो किसी भी डिग्री में जो सा ना वो ले लो रिगार्डलेस ऑफ कि आपका पैशन है या नहीं? हाँ, मेरे हिसाब से देखो, जैसे हम आए थे, हम भी यही सोच के आए थे। जब मैं आया था तो मुझे वीज़ा ही चाहिए था। और इवन दो मैंने कोर्स सेम चुना, मुझे मेरे एजेंट ने बोला कि कोर्स सेम पकड़, होटल मैनेजमेंट का ही कोर्स पकड़, पोस्ट ग्रेजुएट, तो को वीज़ा इजीली मिल जाएगा। तो मैंने वही सोच के क्योंकि वो सेम आपका कोर्स, बैकग्राउंड चेक बिल्कुल, करता है अगर कि मैंने होटल मैनेजमेंट है और मैं आईटी का पोस्ट ग्रेजुएशन करने आ जाता तो मेरा वीज़ा सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाता। राइट। इवन दो मैंने होटल मैनेजमेंट करते ही सोच लिया था मुझे इस इंडस्ट्री में रहना ही नहीं है। तो वो गलती मैंने भी वो की थी। मेरा कितनी ईयर की डिग्री थी वो? मेरी इंडिया में नहीं, जो इधर आपने 1 साल न्यूजीलैंड की, में की थी? 1 साल की पोस्ट 1 साल ग्रेजुएशन, की? हाँ जी। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने, जो बहुत अच्छा कॉलेज था मेरे को, IHG इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप में मेरे को नाइट ऑडिटर की जॉब मिल गई थी होटल्स में, क्राउन प्लाजा, सुना होगा आपने नाम। तो वहाँ पे नाइट, Crown- क्राउन प्लाजा, ओके, वो तो हाँ यहाँ पे भी है। हाँ जी हाँ जी, हर जगह, ओके। वो इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे काम किया नाइट ऑडिटिंग, उसके बाद मैं नाइट मैनेजर बना पुलमैन होटल्स का। व्हाट इज़ नाइट मैनेजर? नाइट मैनेजर जो पूरे रात को हम पूरा होटल को मैनेज करते हैं, ओके। वो पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड की ऑडिटिंग करते हैं। मेरे को नंबर्स
बहुत पसंद थे शुरू से ही ना। तो मैं जैसे होटल मैनेजमेंट किया था, उसमें भी मैं अकाउंट्स वगैरह में मैंने टॉप किया था क्लास में। ओके। तो मैं खुश। और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैं काफ़ी अच्छे नंबर लाए थे, जो फाइनेंशियल या अकाउंटिंग में होता है ना। तो इसलिए मैं नाइट ऑडिटिंग में घुस गया, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा तुम्हें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं। उसके बाद मैं नाइट मैनेजर बना, उसके बाद मैंने वहाँ पे जॉब किया, वहाँ से मेरी रेजिडेंसी आई। तो 2013 में गया था, 2017 में मेरी रेजिडेंसी आई। तो कितना टाइम लग गया? मुझे 4-5 साल लग गए थे। मैंने अप्लाई 2015 में कर दी थी, बट ओके। आते आते 2 साल लग गए थे मुझे। कितना डिफरेंस है आपको यहाँ का, है आइडिया यहाँ पे पीआर का क्या सिस्टम? मुझे यहाँ कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया कोई आइडिया उधर नहीं का थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है और वो न्यूजीलैंड जाना चाह रहा है हाँ तो जी। उसको थोड़ी सी ये हेल्प मिलेगी कि पीआर लेने के लिए क्या क्या तरीकाकार है, मतलब क्या पॉइंट सिस्टम है यहाँ पे? तो पॉइंट सिस्टम पॉइंट सिस्टम या वहाँ पे पॉइंट सिस्टम है। ऑकलैंड में जैसे जो है पॉइंट हार्ड है थोड़े। मुझे पॉइंट सिस्टम याद नहीं है कितना। आई थिंक अगर आप ऑकलैंड से बाहर जाते हो तो आपको 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। हाँ जी, हाँ। सेम लाइक जैसे यहाँ पे आप रीजनल जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 पॉइंट चाहिए, और अगर आप ऑकलैंड से बाहर जाओगे तो आपको स्टडी के भी 40 पॉइंट मिलते हैं, एज के भी 20 पॉइंट मिलते हैं, 60 पॉइंट्स हो गए, प्लस आपको एक्सपीरियंस के 20 पॉइंट मिलते हैं, 80 पॉइंट्स हो गए। तो अगर आप ऑकलैंड से बाहर चले जाते हो तो आपके 100 पॉइंट्स अपने आप हो जाते हैं। बट आपको एक स्किल जॉब करनी है, ये नहीं है कि जाके हाँ 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 कोई एक अच्छी जॉब पकड़नी ऐसे है। नहीं है कि बस सिर्फ बाहर चले जाओ और नहीं नहीं, वो ये देखते हैं कि आपके अंडर के, जैसे मैं मैनेजर था, मेरे अंडर कम से कम 8 या 9 लोग काम कर रहे थे उस टाइम पे। सही है। तो और मैं था भी ऑकलैंड में, मुझे कोई वो नहीं मिला था, मेरे लिए तो बहुत हार्ड था। बट मेरा एक्सपीरियंस था पीछे 4 साल का। ओके। क्योंकि मैंने 15 में अप्लाई किया था, 15 में अप्लाई किया था मैंने। तो एक्सपीरियंस गिना उन्होंने, इसलिए 2017 लग गए मुझे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काउंट हो रहा था। उसके बाद मैं एक फ़ील्ड पकड़ के रखा मैंने। मुझे पता अगर मैंने ये फ़ील्ड छोड़ी ना तो मेरी को रेजिडेंसी आना मुश्किल हो जाएगा। तो इवन दो मेरा पैशन नहीं था वो, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की, रात को जाकर मैं 5 साल मैंने नाइट शिफ्ट की है भाई। लाइक 5 साल मैंने सनलाइट नहीं ली है। मेरी रात को 11 बजे होती थी और सुबह 7 बजे ख़त्म होती थी मेरी। 5 साल लगातार। तो जैसे ही मेरी रेजिडेंसी आई, मैंने सबसे पहले काम किया, मैंने अपनी ये जॉब छोड़ी। एंड उसके बाद मैं वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, वहाँ का गवर्नमेंट जॉब में उसमें घुस गया। उसमें घुसा 2017 में। और बिल्कुल डिफरेंट चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे घुसे? हाँ हाँ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट में कस्टमर सर्विस होती है। लाइक पब्लिक मेंबर से तो बात करनी पड़ती है ना। तो उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस वो देखा कि हाँ, और थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स थे मेरे अंदर ना, लाइक पब्लिक से। हाँ, वो पिछले बैकग्राउंड से अगर आपको वो सेम स्किल्स हैं तो रिगार्डलेस ऑफ जॉब तो कोई भी आप पकड़ सकते हो। बिल्कुल। तो मेरे को पार्किंग एनफोर्समेंट ऑफिसर की जॉब मिली थी वहाँ पे स्टार्टिंग में। तो मैंने घुसना था, मैं घुस गया। हाँ 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 हाँ, तो मैं घुसा। उसके बाद सुनने वाले जो इंडिया पाकिस्तान के ना, वो तो अभी बड़ा पसंद करेंगे आपको। हाँ, तो मैं टिकट्स देता था लोगों को, और टिकट्स, बट वहाँ के लोग अच्छे होते थे, कुछ बोलते नहीं थे मुझे। और उसके बाद 6 महीने में मैंने घुसना था, घुस गया मैं गवर्नमेंट जॉब। इधर तो बहुत गालियाँ निकालते हैं मेरे को टिकट तो तो 6 महीने मैंने वो किया। 6 महीने बाद मुझे वहाँ पे, क्योंकि मेरा थोड़ा फाइनेंस बैकग्राउंड था ऑडिटिंग का, तो मुझे फाइनेंस ऑफिसर की जॉब मिल गई सिविल में। सिविल इंजीनियरिंग जो होती है ना, उसमें मेरे को फाइनेंस की जॉब मिल गई। फिर मैं वहीं पे रहा, पूरा काम मैंने वहाँ किया। तो अब फिर मैं वहाँ से छोड़ के अब यहाँ पे आया हूँ, और उसी बिहाफ पे यहाँ पे भी मुझे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट में जॉब मिली। राइट, सिमिलर ही है वहाँ से और यहाँ पे। यहाँ मैं लाइसेंसिंग सेंटर में हूँ, जो लाइसेंस बनाते हैं, आपके ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, गाड़ियों के लाइसेंस हो गए, उनका काम में सारा ऑडिटिंग में, जो उनका पेपर वर्क होता है ना, वो सारा ऑडिट करना पड़ता है कि कुछ उल्टा सीधा। इंडिया जैसा नहीं है कि हाँ कि कहीं पे कुछ भी कुछ भी कोई कुछ नहीं किया और लाइसेंस मिल गया। मेरा इंडिया का लाइसेंस, मैंने कभी देखा जाए तो मेरे पापा के दोस्त थे आरटीओ ऑफिसर, और गया, साइन किया, फ़ोटो खिंचवाया और मेरा लाइसेंस बन गया। ऐसे ही होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे हर पेपर वर्क ऑडिट होता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको, कंप्यूटर थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है। पाकिस्तान इंडिया में तो ये भी है कि अंधे को भी लाइसेंस देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अंधा होता मुझे लाइसेंस मिला था एक आंख से। तो यहाँ पे तो आपको कंप्यूटर थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है, उसमें मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स आए, उसके बाद बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपका फाइनल असेसमेंट होती है, ड्राइविंग टेस्ट होता है, वो सब देखना पड़ता है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ। अच्छा जंदर भाई, मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि न्यूजीलैंड जब आप गए थे तो कोई जान पहचान के लोग थे वहाँ पे, कोई दोस्त, फ्रेंड्स, कोई फैमिली रिलेटिव्स वगैरह? नहीं, मैं न्यूजीलैंड गया था, मैं अकेला गया था भाई। मैं 2013 में मैं उतरा ऑकलैंड एयरपोर्ट में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरा। और आपको मैंने बोला ना, मैं दूसरी सिटी में था,
कोई वो 4 घंटे की फ़्लाइट, मुझे डोमेस्टिक फ़्लाइट 4 घंटे नहीं, सॉरी 2 घंटे की डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़नी थी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरा, मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है। इंटरनेट भी इतना एडवांस नहीं था, बिल्कुल नहीं था। स्मार्टफोन्स वगैरह कोई इतने खासे नहीं थे उस टाइम पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो चीज़ें ज़्यादा चैलेंजिंग, अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हाँ हैं, जी, इजी हो बिल्कुल गई हैं, बिल्कुल। क्योंकि हर बंदे के पास फ़ोन है और आपका ऑलमोस्ट हर किसी के साथ कनेक्शन है, फेसबुक इंटरनेट काफ़ी फास्ट फेसबुक है। ग्रुप बन गए हैं आजकल, है ना? आप उस हाँ, पे मैसेज कर सकते हो आने से पहले। स्पोर्ट ग्रुप्स हैं, एक दूसरे से बिल्कुल आपको वो चीज़ें ये पॉडकास्ट ही एक, अब ये जो बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं हाँ तो जी, किसी ने आना, ये उसके लिए बड़ी बिल्कुल वैल्यूएबल सी बिल्कुल। चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं और पूछना चाहूँगा कि जो अभी आजकल की, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर चल रहा है, हर बंदा सोशल मीडिया पे आके अपनी वर्थ को अप्रूव करवाना चाह रहा है। मतलब आप क्या अपनी लाइफ में करके क्या अचीव करना चाह रहे हो, ये बहुत कम लोग अपनी ज़िंदगी में इसको लेके रखते हैं। कि जिस तरह अब लेट सपोज आप कोई ज़िंदगी में गोल सेट करते हैं, तो आपने वो करना है रिगार्डलेस कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, या रिगार्डलेस के कोई आपको कह रहा है कि यार नहीं तू गलत कर रहा है, तू सही कर रहा है, या ये काम करने की क्या ज़रूरत है। तो आपको किसी को प्रूफ नहीं करना, आप सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे हो। लेकिन अभी जो दौर आ गया है, इसमें मैं हर किसी को नहीं इंक्लूड कर रहा, मेजॉरिटी जो सी है ना वो बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में है कि हमें कोई अप्रूवल देगा कि हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस तरह जिम में आपने भी देखा होगा, आपको इतना टाइम हो गया, आके लोग अपनी तस्वीरें लेते हैं और अभी आके 2-3 दिन हुए होते हैं और उनको ना कोई फिटनेस का पता है ना कोई हेल्थ का पता है। बस वो जाके अप्रूवल लेना है कि यार देखो मैंने कोई ना बहुत बड़ा कारनामा किया है, और उस उनको तारीफ़ चाहिए। उनको जिम से या फिटनेस से कोई लेना देना नहीं, उनको तारीफ़ चाहिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब इस चीज़ की वजह से, इस पूरी सोशल मीडिया के दौर की वजह से डिप्रेशन का एक फैक्टर आ चुका है, और हर छोटी सी चीज़ या छोटा सा कोई लाइफ में सान्या होता है या कोई छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है जिस तरह, तो जो नए बच्चे आए हैं अभी, अ, और यंगस्टर्स हैं 20-22 साल की उम्र है जिनकी, तो वो बड़ी जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं और फिर इतना स्ट्रेस लेते हैं कि मतलब अगर गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो जिस तरह कोई क़यामत आ गई है। ठीक है, और आपने ये 12-13 साल में बहुत चीज़ें देखी होंगी, राइट? तो अब ये छोटी मोटी चीज़ें तो आप बॉदर भी नहीं करते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? ऐसे ही है ना? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे जब आप आए थे, जबकि टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, डिप्रेस तो बंदा तब भी होता होगा क्योंकि आप फैमिली से दूर हैं, फ्रेंड से दूर हैं, और फिर ऊपर से आप स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है। तो अपने आप को इमोशनली कैसे स्टेबल रखते थे? मैं जब न्यूज़ीलैंड पहली बार गया था तो मुझे, हाँ, मुझे घर की याद बहुत आती थी। हाँ। बहुत ज़्यादा। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो इंडिया में ही हैं। हम 4 दोस्त हैं पिछले 25 साल से। मेरी फैमिली भी वो इंडिया में ही है, तो वहाँ तो मैं किसी को जानता नहीं था। तो मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं उस टाइम पे जिम जिम ही जाता था अपना। मैं डिप्रेस तो मैं ज़्यादा होता नहीं था क्योंकि मैं जिम जाता था। पहले अब इंडिया में भी जाते थे? हाँ हाँ हाँ, इंडिया में भी जाता था मैं। 2011 में मैंने स्टार्ट किया था जिम क्या जाना। एज थी आपकी उस टाइम पे? अभी 36 तो आप लगा लो, 23-24 होगा मैं उस ओके, टाइम पे। हाँ जी। तो यंग ही थे बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, टीनेज में। हाँ, 2011 में मैंने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद न्यूजीलैंड में अपने में ही रहता था मैं। मैंने कभी काम नहीं किया कॉलेज के टाइम पे, क्योंकि मेरे को घर, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, मुझे घर से पैसा मिलता था। ओके, मुझे कभी फोर्स भी नहीं किया घर वालों ने। आज तक मैंने कोई पैसा नहीं भेजा घर पे, ना घर ये वालों उस ने। टाइम पे बड़ा प्लस पॉइंट था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरे हम्म। साथ वाले काम करते थे, बट मैंने क्योंकि मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया। मैं जिम जाता था, और जिम से आके उसके बाद मैंने जब अपना कोर्स ख़त्म किया, और कोर्स ख़त्म किया तो मेरी सीधा सीधा जॉब लग गई। तो मैं अपने आप को बिज़ी रखता था। मैं खाली टाइम रखता ही नहीं था, मेरे पास होता ही नहीं था खाली टाइम। जितना खाली आई टाइम। थिंक, मैं सॉरी यहाँ पे आपकी बात काटूंगा, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। ये सुनने वालों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी तरह का ही ऑलमोस्ट इंसान हूँ, शायद इसी वजह से हमारी वाइब मिली है और आज चंद्र भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरा भी यही होता। डिप्रेशन, अब कई लोगों ने ना, अभी मेरी वाइफ पाकिस्तान गई हैं, तो बच्चा भी था, तो वो दोनों अभी पाकिस्तान गए हैं। तो मुझे, जो मेरे सर्कल में चंद लोग थे, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन ये पूछने शुरू किए कि यार अब तो आप बड़ा मिस करते होंगे फैमिली को। मैं कहा यार ऑफ कोर्स, वो तो हर बंदा करता है, तो बड़ी मुश्किल से टाइम गुजरता होगा। मैं कहा भाई मेरे पास टाइम है कहाँ बिल्कुल जो मैंने बिल्कुल मुश्किल से बिल्कुल। गुजारना है। वो कहते हैं कि चलो वीकेंड पे बोर होते होगे। मैं कहा भाई टाइम ही नहीं है, 7 डेज इट्स कम्प्लीटली बिजी। कुछ ना कुछ मैंने उसमें ऐड किया हुआ है। उसका सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे प्लस पॉइंट मुझे यही मिलता है, हमारे ना
इट्स नॉट रिलीजियस बट हमारे एक चीज़ कही जाती है कि खाली दिमाग जो सा ना, या खाली दिमाग वो शैतान का घर होता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ऐसे ही है, जब आप बिजी रहते हो तो आपके माइंड को कुछ ना कुछ पता है कि यार ये करना है, इसको फिनिश करना है, तो डिप्रेशन आता ही नहीं है। तो यंगस्टर्स को भी मेरे ख्याल से यही मैसेज देना चाहिए कि यार अपने आप को बिजी रखें, ठीक है। अगर आपका जिम कोई शौक नहीं है तो कोई और स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लें या उसको बिल्कुल कर बिल्कुल, लें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्पेशली जो इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, यंगस्टर आते हैं ना, वो पार्ट टाइम जॉब के पीछे पड़ते हैं। ठीक है, 20 घंटे आप काम कर सकते हो, पता नहीं यहाँ पे भी शायद 20 ऐसे ही आवर्स है, 20 ऐसे आवर्स ही है। होगा, न्यूजीलैंड में 20 आवर्स। ठीक है, काम करो, आपको बहुत बहुत ऊबर ईट्स करना है, ऊबर करो, जो मर्ज़ी करो, बट अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, हाँ, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। आप वो 20 घंटे में ना, आप ऊबर चला रहे हो, ऊबर ईट्स कर रहे हो ना, जब आप फुल टाइम काम कर सकते हो, उस टाइम आप 80-80 घंटे, 90-90 घंटे मैंने देखा है, ऊबर चलाएंगे, ऊबर ईट चलाएंगे, फिर उसका रेजिडेंसी ले आएंगे कहीं ना कहीं से, तो उसके बाद भी पूरा अपनी कोई स्किल नहीं बढ़ानी, कुछ नहीं करना। जतिन भाई यहाँ पे ना एक बड़ा मज़े का पॉइंट है कि किसी बंदे ने अगर 6 साल ऊबर की है या सिक्योरिटी की है, चंद लोगों ने ना शायद आई डोंट नो कि कुछ गलत मैसेज ना कन्वे हो जाए, मैं ऑडियंस को सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि यार हम यहाँ पे बैठ के ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे कि कोई बंदा अगर सिक्योरिटी करता बिल्कुल है बिल्कुल या बिल्कुल। ऊबर ईट्स करता है तो वो कोई बड़ा कोई गलत काम कर रहा है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं है। हाँ। मैंने एक अरसा मैंने 4 साल ऊबर ईट्स, ऊबर एक्स, पिज़्ज़े भी बनाए हैं, सब ऑड जॉब्स की हैं मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। लेकिन एक पॉइंट था उसमें कि मैंने जिम कभी नहीं छोड़ा, वो मुझे फोकस रहने में बहुत हेल्प की उसने। सेकेंडली मैं कभी डाइट बहुत अच्छी कर लेता था, कभी ख़राब हो जाती थी, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी थी। सेकंड उसमें ये था कि मैं उस टाइम पे भी कुछ ना बुक्स नहीं मैं सुनता था, लेकिन मैं कुछ ना कुछ लेक्चर्स यूट्यूब से या कहीं से सुनता था। अभी रिसेंटली मुझे तकरीबन कोई साल होने वाला है, मैंने बुक्स की जर्नी स्टार्ट की है। आपकी इंडिया की ही एक ऐप है, मैं उसका भी लिंक यहाँ पे लगा दूंगा, विच इज़ कॉल्ड गीगल, ग्रेट लाइफ ग्रेट आइडियाज़, सॉरी ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लाइफ, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का है। उस पे हिंदी में जो बंदा उर्दू समझता है वो उर्दू हिंदी ऑलमोस्ट सेम ही है, उस पे बुक्स की समरीज पड़ी हुई हैं, 30 से 35 मिनट में एक बुक फिनिश हो जाती है, ठीक है। और सेकंड उसमें क्या है कि उसकी $6.5 के $7 की 6 माह की सब्सक्रिप्शन है, विच इज़ नथिंग, विच इज़ नथिंग, राइट। ओके। और अब क्या है, अगर अब कोई बंदा ऊबर ईट्स कर रहा है या ऊबर एक्स कर रहा है, तो यार आपने देखा होगा, आपने भी गौर किया होगा कि अगर आप ऊबर में कभी ट्रैवल किया, आपने हैंड फ्री लगा के कान में और किसी ऐसे रैंडम बंदे को या किसी ऐसे दोस्त को कॉल में ला के करना क्या है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, या सिर्फ बकवास हाँकनी है, ठीक है। उससे कितना बेहतर है स्पॉटिफाई की मेंबरशिप ले लो, किसी ऐसी चीज़ की मेंबरशिप ले लो जिस पे आप कोई बुक या कोई स्किल्स सुन सको, क्योंकि ड्राइविंग करते आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। या नहीं तो जब भी आपका कोई फ्री टाइम है, अब ये यूट्यूब का दौर जो सा ना, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, कि यार आपको हर बंदा फ्री में कोर्सेज पढ़े हुए हैं, ठीक है, फ्री में कोर्सेज पढ़े हैं, आप सीख लो, ठीक है। ये हमारे इंडिया पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे गोरा अगर आपको आइडिया होगा, यहाँ पे गोरा 6-6, 7-7, 10-10 हज़ार एक वर्कशॉप लेने का देता है, क्योंकि वो लोग इस बात को समझते हैं कि भाई नॉलेज होगा तो पैसे भी आ जाएंगे। ये जो 10,000 हम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये अब देखें, अभी कितनी आपकी 36 एज होगी, 36, हाँ। 36 एज होगी। अब सबसे बड़ा फिजिकल एसेट तो आपकी अपनी बॉडी है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी 36 के जो यंगस्टर तो है ही नहीं, वो तो बाबे हो जाते हैं, बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अभी पिछले पॉडकास्ट में मेरे साथ गोरा बैठा हुआ था, वो 55 का था, और उसके 55 को देख के मैं जब कंपेयर करता हूँ अपने 28-29 साल के बच्चे को, ठीक है, वो उससे ज़्यादा वीक है, उससे काम नहीं हो रहे, उससे ये चीज़ें नहीं हो रही। तो मैसेज यंगस्टर्स के लिए यही है कि यार अपनी स्किल को इंक्रीज़ करो। बुक्स अगर पढ़ नहीं सकते तो बुक्स सुन लें, पॉडकास्ट सुन लें। ये वाला पॉडकास्ट, इसमें भी आपकी कोई ना कोई लर्निंग हो रही है, हम आपको माइंडसेट का भी बता रहे हैं, और आप वो भाई अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने चीज़ें ओवरकम की। किसी के एक्सपीरियंस से सीखने में आपको सबसे बड़ा अच्छा एज ये मिलता है कि आप वो गलतियाँ नहीं करते जो आपने की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ मुझे चंद्र भाई यहाँ पे और सिर्फ बताइएगा ऑडियंस के लिए कि जो मिस्टेक्स आपने की अपनी जर्नी में, हाँ जी। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि यार ये गलतियाँ ना करो आप। अच्छा, मैंने मिस्टेक
जैसे ही मेरी रेजिडेंसी आई ना, तो क्या होता है कि आपको कुछ बिज़नेस करने का कीड़ा अंदर आ जाता है ना, कि मुझे बिज़नेस करना और पैसे कमाने हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसे बिज़नेस खोला था वहाँ पे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में। मैं बताना नहीं चाहता क्या बिज़नेस था, मतलब हाँ ठीक नॉर्मल है। डेयरी बिज़नेस था मेरा। तो मैंने बिना कोई रिसर्च किए अपने वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स में की बात सुन के, गलती मेरी थी सारी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, तो मैंने एक बिज़नेस ले लिया और वो बिज़नेस सारा मतलब फ्लॉप हो गया। फ्लॉप था। मतलब पीछे से पहले ही फ्लॉप वो था। पहले ही फ्लॉप था। उस बंदे ने सारी गलत ट्रांजैक्शन सब दिखाई। बट किसी को ब्लेम मतलब उस चक्कर में मत पड़ो, आराम से रिसर्च करो, अपनी स्किल को फॉलो बिजनेस करो। करो। यहाँ पे मैसेज ये नहीं कन्वे हो रहा कि बिजनेस नहीं करो, बिजनेस करो लेकिन अपनी रिसर्च करके करो। अपनी रिसर्च, और अगर आपका वो पैशन है तो बिजनेस करो। हाँ, ये मत सोचो कि मेरे को पैसा कमाना है और मुझे बोर बिजनेस हो जाओगे कुछ देर हाँ बाद। हाँ, बोर हो जाओ। रिसर्च भी नहीं करा आपको, हाँ मेरे को हाँ। बिजनेस मिल रहा है। अगर आपको आईटी में शौक है वो करो, अगर आपको वीडियोग्राफी में शौक है वो करो। बट इस अच्छे से फिटनेस में शौक है, फिटनेस में जाओ। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे एक ये पॉइंट छेड़ना चाहूँगा कि यार हाँ ठीक है, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आपको ज़रा देखना पड़ता है। अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। ऑलरेडी किसी फील्ड में हो, मैं नहीं कहूँगा अपनी फील्ड छोड़ो, हाँ हाँ हाँ, लेकिन बिल्कुल अपनी जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है वो लाजमी अपनी लाइफ में, चाहे 1 घंटा या 2 घंटे, उसको लाजमी दो। जैसे ही आपका रेजिडेंसी वाला मसला हल हो जाता है, बिल्कुल। फिर रिसर्च करो, फिर उस पर स्टडी करो, जो भी आपका चीज़ पैशन है। क्योंकि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे ना, अल्टीमेटली पैसा और सक्सेस दोनों चीज़ें आपके पास आ ही जानी है। हाँ हाँ थ्री हाँ। इडियट्स मूवी देख लो, वो सारा कॉन्सेप्ट ही इसी चीज़ के ऊपर है। जैसे रेजिडेंसी आती है ना, 2 साल दो साल कुछ उल्टा स्टेप मत लो, हाँ, ठंडे दिमाग से सोचो। सुकून से। ठीक है, क्या करना है, क्या आपका पैशन है। आप सबको अपना अंदर पैशन पता ही होता है। अब बहुत सारे इंडियंस हैं यहाँ पे, मैं फिर से ऊबर की एग्जांपल दूंगा, बट मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा। 90% अंदर से खुश नहीं है, और 90% उनको ये पता है कि 100% ही हमें, कह लें और आप। 90% उनको पता है कि हमें क्या करना है। तो बट वो बस सोचते ही हैं, फियर है और एक्शन वो नहीं स्टेप लेंगे। नहीं ले बिल्कुल, वो सकते। एक्शन नहीं लेंगे। अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपने जो करना चाहते हो स्लोली वो करो, और उसको करो। मैं अब ये सोचो कि अगर मैं 25 साल में मेरे रेजिडेंसी आई और मैं फुल टाइम ऊबर चला रहा हूँ या जो भी चला रहा हूँ, अगले 20 साल तक आप ऊबर चलाते रहोगे, 30 साल तक ऊबर और चलाते ऐसे लोग रहोगे। देखे हैं मैंने, शायद आपने भी देखे हाँ, होंगे, ऐसे लोग देखे और हैं इसके जो सब बाबे हो गए हैं अभी, जिनके बच्चे हैं और वो अभी तक और उनके हेल्थ ऊबर इश्यूज टैक्सी। देखना। मैं आपको बहुत ना, ज़्यादा। एक आदमी चल रहा हूँ ना रोड पे, अगर वो मैं उसके जिस तरीके से वो चल रहा है ना, मैं बता सकता हूँ वो क्या काम करता है। 100%। क्योंकि उनके आपको पता है, बैठे रहना 12-12 घंटे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के वो होते हैं, उनको प्रॉब्लम आ जाती है। बिकॉज मेरे दोस्त हैं बहुत सारे थे, उनसे मैं बात करता था। मतलब वो आपने बोला हेडफोन्स लगा के, दे ओनली थिंक अबाउट मनी। $5 की ट्रिप, $100 की ट्रिप, $10 की ट्रिप, कब तक करोगे आप, कब तक? 12 साल, कहते 15 भाई, साल 20 साल। इस तरह की कंपनी में भी अगर आप बैठे ना थोड़ी जी देर के लिए, अगर लेट्स सपोज आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं, तो मुझे तो एक टाइम पे आके ना बड़ी आवाज़ारी होने लग पड़ी। और फिर मुझे मुझे इटसेल्फ उन लोगों ने भी गलत इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया कि हाँ इसने अब थोड़ा सा कर लिया है, कुछ साइड पे जॉब लग गई है या कुछ भी है, तो ये कोई अपने आप को ज़्यादा ही फन्ने खा, वो होता है ना एक, आई डोंट से कि जेलसी फैक्टर, बस एक यार के ये कुछ अपने आप को ज़्यादा ही समझ रहा है। गलत इंटरप्रिटेशन का तो कुछ नहीं कहा सकते, ठीक है, कुछ लोग होते हैं ईगोइस्टिक। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जब उस सर्कल में बैठना ना, तो उस सर्कल में सिर्फ एक ही टॉपिक, जब मर्जी आप उस सर्कल में बैठ जाओ, उसमें एक ही टॉपिक चल रहा है। टॉपिक क्या चल रहा है? आज काम कैसा है, कल काम कैसा था, उधर सर्च लगा है, उधर से राइड वो पड़ी, वो यार उधर जाया कर तू काम करने, उधर से अच्छे ट्रिप्स पड़ते हैं। मतलब लिटरली अब इसको आप कितना इसको डिस्कस कर लोगे यार। और बिल्कुल ये बिल्कुल एक ही टॉपिक है ना, उसको कभी यहाँ से उठा रहे हो, कभी यहाँ से उठा रहे हो, उसके पीछे कुछ है नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई स्किल नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है। क्या आपकी ड्राइविंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी? हाँ, और गारंटी के साथ अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो ना, 5 साल बाद आप जॉब कर ही नहीं पाओगे। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। फिर वो ब्लेम करते हैं, ओ यार मैं नहीं किसी के अंडर काम कर सकता, मेरे से नहीं, बिकॉज कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं है। तुम पिछले 5 साल से 80-80, 90-90 घंटे तुम वही काम कर रहे हो, तो इसलिए थोड़ा Exactly. बाहर जाके काम मैंने करो। अभी ना रिसेंटली, पिछले वीक ही की बात है, मैंने एक बुक पढ़ी, द बुक नेम कॉल्ड माइंडसेट, द न्यू वे ऑफ साइकोलॉजी, ये बुक का नाम था। उस बुक में ना वो मेनली, मैं अब उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उस बुक में वो एक चीज़ यही बताता है, दो दो तरह के माइंड्स को वो एक्सप्लेन करता है उसमें। एक, द वन इज़ द ग्रोथ माइंडसेट एंड द अदर वन इज़ द फिक्स्ड माइंडसेट।
फिक्स माइंडसेट की अगर डेफिनेशन बताई जाए तो वो ये कहता है कि फिक्स माइंडसेट में लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि वी बॉर्न विद सम स्पेसिफिक टैलेंट्स एंड विद सम स्पेसिफिक गट्स टू डू दैट, और हम सिर्फ वही काम कर सकते हैं। मतलब लेट्स से कि एक बंदा उसने अगर ऊबर की है और उसका फिक्स माइंडसेट है, तो उसको लगेगा कि कोई बंदा अगर आईटी की फील्ड में काम कर रहा है, या कोई बंदा जिम में ट्रेनर लगा हुआ है, या कोई बंदा ऐसा काम कर रहा है जिसको करने का उसका दिल तो है, लेकिन क्योंकि उसका माइंडसेट फिक्स्ड है तो वो यही सोचता है कि ये वाला टैलेंट या ये वाली चीज़ मेरे अंदर है ही नहीं है, तो मैं कर ही नहीं सकता, तो वो कभी स्टेप ही नहीं लेता। और दूसरी इसी फिक्स माइंडसेट की एक और क्वालिटी वो ये बताता है, वो ये कहता है कि इन लोगों के साथ जब भी ज़िंदगी में कभी कोई बुरी चीज़ हो जाती है, जिस तरह गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया या कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो ये फिर अपने आप को भी कोसते रहते हैं और फिर उस इंसिडेंट को भी कोसते रहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो गया, शायद मैं ही बहुत अनलकी था, मेरे साथ ही हर दफ़ा कुछ गलत होता है। और जिधर ग्रोथ माइंडसेट आ जाता है, ग्रोथ माइंडसेट क्या करता है कि वो कहता है कि यार हाँ, ये स्किल मेरे अंदर नहीं है और मुझे आती भी नहीं है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, और मुझे इतना भी पता है कि मैं इसको सीख सकता हूँ, सीखने में मेहनत लगेगी, हार्डवर्क लगेगा, मैं फेल भी होऊंगा, लेकिन मैंने करना है, आज नहीं तो कल ये मैं अपने अंदर ये क्वालिटी ले आऊँगा। जिस तरह अगर इसमें मैं एक एनालॉजी यूज़ करना चाहूँ जिम वाली ही अगर, तो अब आपने भी एक अरसा पहले जिम स्टार्ट किया होगा, मैंने भी एक अरसा, जब आप नए नए जाते हैं ना आपसे वेट सही उठाया जाता है, ना आपके एंगल्स ठीक होते हैं, ना आपका वो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है माइंड मसल कनेक्शन, बिल्कुल। वो तो बनती ही नहीं है क्योंकि माइंड का मसल के साथ कोई कनेक्शन होता ही नहीं है उस टाइम पे। और अभी एक अरसा करने के बाद अब आपको पता है कौन से मसल को माइंड के किस पोर्शन से इसको टैकल करना है। बिल्कुल। उधर अगर आपका वो नहीं सही पे जोर जा रहा या एक्सटेंशन या स्ट्रेच पूरा नहीं मिल रहा, तो आपको पता लग जाता है कि यार हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इसको मैं इम्प्रूव करता हूँ। फिर आप उसी को आहिस्ता आहिस्ता और इम्प्रूव करते जाते हो, आप न्यूट्रिशन के बारे में सीखते हो, आप डिफरेंट एक्सरसाइजेज इम्प्लीमेंट करते हो। कई दफ़ा शुरू में इतना एडवांस होने के बाद भी आप गलत परफॉर्म करते हो, बट इट विल गेट बेटर, और ये ग्रोथ माइंडसेट है। और फिर ग्रोथ माइंडसेट में आप जब भी कोई मिस्टेक होती है और आपके साथ कुछ बुरा होता है, तो आप उसको कहते हो कि यार दिस इज़ नॉट समथिंग वर्स, ये बस हो गया, इससे सीखो, लर्न करो और आगे बढ़ो। हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, और अगर कोई बंदा फिक्स माइंडसेट का और ये पॉडकास्ट सुन रहा है, तो मैं उसे ये कहूँगा कि वो इसी बुक में आगे ये भी बताता है कि फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी बॉर्न टैलेंट के साथ अगर पैदा भी हो गया, लेट्स सपोज कि जिस तरह लोगों के दिमाग में एक दो ये मिसकॉन्सेप्ट्स हैं कि कोई अमीर पैदा हो गया, ये बड़े चंद लोग होते हैं कि जिनको जायदाद मिल गई है। जो स्क्रैच से ऊपर पहुंचते हैं ना, उनको कोई हिडन टैलेंट नहीं मिल गया था, उनकी स्टोरी में घुस के देखें, उनका एक पूरा हार्डवर्क, एक पैटर्न, एक चीज़ें, एक अपस्किलिंग आपको नज़र आएगी उसके अंदर। चंदर भाई की एग्जांपल आपके सामने है। चंदर भाई, अगर आप को बुरा ना महसूस हो, या अगर आप ये इसको बताना चाहें ऑडियंस को, 2012 में 2013 में आप आए यहाँ पे, 2010 या 2011 में आप कोई जॉब करते थे? नहीं, मैंने कोई जॉब नहीं किया ना। 2011 में मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया था। मतलब आपकी अर्निंग कुछ भी नहीं थी? कुछ भी नहीं अर्निंग, मैंने अम्मा अब्बा से चल रहा था सारा सिस्टम? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और पहली जॉब आपने कब स्टार्ट की? 2014 में, 14 और 15 14 में, हाँ 14 में। रफली आपकी एक सैलरी किस रेंज में थी उस टाइम पे? मुझे $17 पर आवर। $17 पर आवर। मैं अपना करोन प्लाजा में मैंने काम करना स्टार्ट किया था। 16 पॉइंट समथिंग में $17 पर आवर थी उस टाइम पे। मैं इतनी देर जो आपने काम किया, अभी क्या डिफरेंस आया? उस सैलरी चेंज हुई है? बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल 100%। और साथ में मैं ऑडियंस के लिए ये क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, सैलरी इंक्रीज़ हुई है, अभी कोई इसको यहाँ पे स्टक ना हो जाए कि ओहो हो ये तो भाई बहुत लकी हैं, इनकी सैलरी इंक्रीज़ हो गई और ये किसी अच्छी कंट्री में बैठे हुए हैं। उसके पीछे हार्डवर्क, बिल्कुल, और उसके पीछे आपकी अप स्किलिंग कितनी थी? जो चीज़ें आपको आज पता है, क्या आपको ये 7-8 साल पहले पता थी?
नो बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे। एक्सपीरियंस इंक्रीज हुआ है, ऑफ कोर्स आप स्किलिंग आपने खुद भी की है। मुझे यहाँ जॉब ही उन्होंने एक्सपीरियंस के उस पर दिए। मेरा उन्होंने जब मैं सीवी भेजा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में जॉब मिलना, मतलब सीवी सिलेक्ट होना ही सबसे बड़ी, सीवी नहीं सिलेक्ट करते वो। तो उन्होंने क्यों मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए, उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस देखा और किस चीज़ में क्या एक्सपीरियंस है उन्होंने ये भी देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि सिर्फ इतना एक्सपीरियंस है, मैंने क्या क्या किया है वो भी सब देखा। तो उसके बाद मुझे उन्होंने इतनी सैलरी दी है। इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं है कि वो हर बंदे को इंटरव्यू बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मैसेज फिर से वो बुक को और चंद्र भाई की स्टोरी को मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि यार अपने फिक्स्ड माइंडसेट से निकलें। ये मैसेज ना सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान से आना है, ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ पे हैं और किसी एक चीज़ में अपने आप को स्टक ना कर लो। लाइफ में करने के लिए इतना कुछ है और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे है उसके लिए तो बेतहाशा अपॉर्चुनिटी हैं। चंद्र भैया आपको भी पता लग गया, आप न्यूजीलैंड भी रह के आए हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, लोगों से भी आप मिले हैं, एक्सपीरियंस भी है और गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अगर कोई बंदा अपने आप को वेस्ट कर रहा है तो ये उसका अपना कसूर है या उसके हालात का कसूर है? नहीं, हालात का कैसे, उसका खुद का कसूर है बिल्कुल 100%। मैं वही रिपीट करता हूँ कि स्किल सीखो कुछ प्लीज़, कुछ हाँ, अपने हालात पे मत रहो, अपनी किस्मत पे मत रहो। हाँ, वो तो खैर सबको पता ही होगा यहाँ ये फिक्स माइंडसेट का यही होता है कि मेरे साथ तो बुरा हो गया तो ये मेरे हालात ऐसे थे इस वजह से हो गया। नहीं, अगर मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान या इंडिया से आप, मेरे हिसाब से अगर तुम ऑस्ट्रेलिया का में आ गए हो ना, तो ये कंट्री बहुत सपोर्ट करती है। मैंने यहाँ तक पढ़ा हुआ है कि इस कंट्री में, चलो हम तो बाहर से आए, कहते हैं अगर आप इस कंट्री में पैदा हो जाओ ना, ये कंट्री इतनी अच्छी है कि सिर्फ पैदा हो जाओ, आपको अगर पूरी उम्र काम भी नहीं करना, ये कंट्री आपको खिलाएगी पिलाएगी। वो तो सिर्फ कहने की बात है। अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से कहीं से भी आए हो, इस कंट्री में पहुंच गए ना, वो सबसे बड़ी बात है। एंड उसके बाद अपने स्किल्स बढ़ाओ, 100% चांस देंगे ये। 100% मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ। मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता दूंगा। मेरा बेटा यहाँ पे पैदा हुआ बिल्कुल, और जिस किस्म का मेरे बच्चे को और हमें ट्रीटमेंट मिला है बेटा पैदा होने की वजह से, वो ट्रीटमेंट मैं पाकिस्तान में एक अच्छी हैंडसम अमाउंट खर्च करके भी अगर मैं लेना चाहता तो मुझे नहीं मिलना था। जिस किस्म का बेहतरीन प्रोटोकॉल और सारा सिस्टम और सारा वो चीज़ें इजीली हुई हमारे लिए, बड़ा टफ टाइम था। और सब कुछ पेरेंट्स फ्री मिला होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो सब कुछ गवर्नमेंट ने दिया होगा, है ना? भी नहीं पे किया। हाँ जी बिल्कुल सब कुछ गवर्नमेंट ने किया। और अभी बल्कि अभी आने वाले वक्त में कुछ ऐसी बड़ी एक्सपेंसिव सर्जरीज भी हैं, मैं यहाँ पर डिस्क्लोजर नहीं करना चाहता, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और वो भी मेरी फ्री में ही हो रही है। बट ये बोलना चाहूँगा, ये सब फ्री नहीं है, हमारी सैलरी से। हाँ, हमारी सैलरी से कटता है, ऐसे भी बिल्कुल 50 आई थिंक मेरी सैलरी से $60 या $70 फोर्टनाइटली कटता है। तो मतलब ये आप लगा लो कि 15-20 हज़ार महीने का मैं अपना पे कर रहा हूँ अपनी सैलरी से। लेकिन वो आपकी सैलरी से जो जाता है ना, तो वो क्योंकि वो सर्कल एक ऐसा बना हुआ है कि टैक्स में ही कटते हैं, तो वो इतना पता नहीं चलता। तो चंद्र भाई, ये बड़ी मज़े की कन्वर्सेशन होगी, मुझे ख़ुद बड़ा सीखने को मिला। मैंने ना कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अगर आप किसी का आंसर ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहला तो मेरा ये क्वेश्चंस है कि सोसाइटी को आजकल ना बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं बग़ैर किसी लॉजिकल रीजनिंग के, बग़ैर किसी ऑथेंटिक प्रूफ के, जो बस चल रहा है, जिसे कहते हैं कि हम ट्रेंडिंग में, ठीक है, कुछ भी ट्रेंड में चल रहा है। किसी ने अगर उल्टे बूट पहन लिए तो आप भी उल्टे बूट पहनो क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है। किसी ने अगर नंगे फिरना शुरू कर दिया तो ये ट्रेंडिंग में है, तो आप भी फिरना शुरू कर दो। आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? क्योंकि ये मोस्टली जो मेरा पॉडकास्ट लोग सुनते हैं ना, वो 20 to 25 की एज में यंगस्टर्स हैं और हम तकरीबन 10 साल का फ़र्क है हमारी और उनकी एज में। तो ये उनके लिए ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन है कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि सोसाइटी को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 20-25 साल की बात कर रहे हो आप। 20-25 साल में मैं भी ऐसा ही था और मेरे हिसाब से अगर कोई ऐसा है तो ठीक है, उनको एक्सपीरियंस के साथ हम ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम वो सब कर चुके हैं। ठीक है, वो सब करने के बाद हमें पता चला इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, तो हम बोल रहे हैं ये सब। ठीक है, जब वो भी करेंगे एक्सपीरियंस, उनको भी पता चलेगा हाँ कर लिया, अब इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, तो वो भी सीख जाएंगे, वो भी हमारी तरह तब 30+ हो जाएंगे, तो
बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फिलॉसफी वाली साइड थोड़ा जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो सब कर चुके हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई चीज़ को बुरा बोलना है ना, तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो तभी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कैसे पता वो चीज़ बुरी है, जब तक आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे। तो सिर्फ लोगों में ना रहोगे, लोग क्या हाँ हैं हाँ, तो बिल्कुल ऐसे इस बिल्कुल, वजह से। आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, आपको चलो कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ मिल रहा है। मुझे पता है एक सर्टन एज आती है 30 साल या 32 साल के बाद, तो मैं लगता है हाँ उस चीज़ों से तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो ऐसे ही वेस्ट हुआ सब कुछ। तो वो अभी हम 20-25 साल के लोगों को नहीं समझा पाएंगे, आई थिंक वो चिंता भाई, एक और यहाँ पे मैं फैक्टर रेज करना चाहूँगा कि जो 20-25 साल की एज होती है ना, इसमें मोस्टली आपको होता है कि यार जो मैं हूँ ना, बस मैं ही ठीक हूँ, मुझे सब पता है। और बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल क्योंकि खून आपका बहुत गर्म होता है, जवानी आपकी पीक पे होती है, टेस्टोस्टेरोन आपका पीक पे होता है, बिल्कुल बिल्कुल मसल डेवलपमेंट भी चल रही होती है और दिमाग की डेवलपमेंट भी चल रही होती है। यहाँ पे ना एक मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में कई लोगों से इंस्पायर होते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं। बिल्कुल। एक तो है ना कि सोसाइटी में कोई भी कुछ भी कह दे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको वो एक पंजाबी की मिसाल बनी हुई है, जिन्हें लाया गली मैं ओदे नाल ही चली। अच्छा कि अच्छा, जिसने आपको गले लगा लिया है और आप उसके साथ ही चले गए हो। चलो किसी ने कहा कि चलो आओ पापड़ खाने चलें तो वो पापड़ खाने चले गया, बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने कहा इधर काम चलें तो वो उधर चला गया। तो कुछ लोग होते हैं कि वो इंस्पायर होते हैं। जैसे अगर अपनी बात करूं तो मैं आर्नल्ड से बहुत इंस्पायर था, मैं हमारे प्रॉफिट जोन से मैं उनसे बहुत एक्सपायर था, कायदे आज़म से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। इस तरह की और अभी अगर करंट की बात की जाए, मैं एलॉन मस्क से बहुत से इंस्पायर हूँ। ठीक है, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिस तरह अब हादी चौपान को ले लें आप, या क्रिस बमस्टर्ड को ले लें, तो वो एक इंस्पिरेशन है फिटनेस से अगर बात की जाए तो बात कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी से इंस्पायर होते हैं तो रिगार्डलेस ऑफ ये खैर मेरी अपनी परसेप्शन है, कोई शायद ना भी एग्री करे इससे, कि जब आप किसी से इंस्पायर होते हैं, चाहते ना चाहते आप उसको फॉलो करते हैं रिगार्डलेस ऑफ आप एज आपकी कोई भी है, 20 साल है, 25 साल है, या आप 30 साल के हैं। मैं अभी भी आर्नल्ड के कुछ प्रिंसिपल्स को, सारों को नहीं, कुछ प्रिंसिपल्स को मैं अभी भी मानता हूँ। मुझे बहुत हेल्प की है उसके उस प्रिंसिपल्स ने, और मैं 18 या 20 साल का जब था मैं तब से भी उसको फॉलो करता आ रहा हूँ। अभी सोशल मीडिया पे चीज़ें उसके ज़्यादा खुल के पता लगी हैं, पहले कम पता थी, लेकिन उसकी बॉडी देख के ही मैं सबसे पहले तो आप किसी को देख के इंस्पायर होते हो सकता है चाहते ना चाहते, हम कोई इतने अभी कोई है नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा हमसे इंस्पायर हो गया 20-25 साल का, तो वो उन बातों को फॉलो भी करेगा आई गेस, कि जो शायद आज हम अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहे हैं, और जो वो शायद अभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया तो वो समझ ना सके। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको बताना चाहेंगे कि यार ये चीज़ें करनी चाहिए, ये डूज़ हैं और ये डोंट्स हैं, बाकी तो किसी ने एक्सेप्ट करना या नहीं करना तो हाँ अपनी हाँ, मर्जी वो है। बिल्कुल है। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो 36 का मैं हो गया हूँ, जो मैं पछताता भी हूँ कि जो आप एक स्किल, कुछ पढ़ाई की तरफ, कोई एक ऐसी स्किल चुनो जो आपको पसंद है, उसकी तरफ एक्शन लेना स्टार्ट करो, बुक्स पढ़ो, स्टडी ले लो। यूनिवर्सिटीज़ में कोई एज की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 25 या 30 साल में आपकी रेजिडेंसी आ रही है, दैट्स फाइन। अगर आप, जो आपका शौक़ था, जो आप करना चाहते थे, जैसे मुझे मुझे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँ, तो अभी भी मैं 36 का हो गया हूँ, मैं अभी भी सोचता हूँ मैं कर लेता हूँ स्टडीज़, कर ले, मैं खुद थोड़ा सा सोचना शुरू कर देता हूँ। बड़ा बट स्टेप होता है ना। हाँ हाँ, बट मेरी रेजिडेंसी आज से 8 साल 9 साल पहले आई थी। मैं आई विश मैंने उस टाइम पे कर लिया होता ये। हाँ, तो उस टाइम पे मैंने गलत स्टेप लिए, एक बिज़नेस खोल लिया बिना सोचे। अब तो रेजिडेंसी आ गई है, अब तो हम पक्के हो गए हैं। अब बिना सोचे समझे पैसा $140,000 मैंने अपना नुकसान किया है उसमें। $140,000, आई वॉज ओनली 28-29, ठीक है। $40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर्स। अब वो शायद एक्सपेंसिव है, 120 ना, इससे थोड़ा कम है, थोड़ा कम, 120 होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स स्टिल इट्स अ बिग इन अमाउंट। स्पैन ऑफ 1 ईयर। और क्यों? क्योंकि रेजिडेंसी आ गई है, मेरे पर लग गया है, अब मैंने हाँ, बिज़नेस करना है और पैसे कमाने हैं। प्लीज़ वो मत करो। रेजिडेंसी आए, सोचो अचीवमेंट हाँ से आपका दिमाग ख़राब होता है, और ये हाँ, भी एक सीख है कि अचीवमेंट से अपना दिमाग ख़राब ना करें, बल्कि उसी टाइम, वही तो टाइम है कि जब अपने दिमाग को ठीक रखना है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। और वही टाइम है जो आप करना चाहते थे कि वो करो। यूनिवर्सिटी, अगर आपको सीए बनना है, सीए बनो, आईटी इंजीनियर बनना है,
प्लीज़ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लो। पैसा गवर्नमेंट कमा के भी इंसान खुश नहीं रहता अगर वो अपने पैशन को फॉलो ना कर और रहा ये आप यहाँ की रेजिडेंसी आ गई, आपको गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है हाँ। आपको। आपके पास पैसा नहीं है, आप फ्री की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और यहाँ के स्लोली आप गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट लोन स्टूडेंट लोन है, कोई इंटरेस्ट नहीं। आपका पैसा तभी कटेगा जब आपके पास पहली सैलरी है। ये न्यूजीलैंड में था, ऑस्ट्रेलिया का मुझे पता यहाँ नहीं पे भी था। ऐसे ही है। ऐसा ही है ना, आपको अगर $50,000 लोन चाहिए, आपको गवर्नमेंट देगी। आप यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 3-4 आपके साल पास पढ़ो। परमानेंट रेजिडेंसी होनी हाँ चाहिए। हाँ। उसके बाद जैसे आपकी जॉब लगती है, सैलरी आएगी, उस सैलरी से कटना शुरू हो जाएगा आपका। तो आप प्लीज़ वो करो। रेजिडेंसी आती है अगेन, मैं फिर से मैं यहाँ लोग ट्रक चलाते हैं यहाँ, अगर आप खुश हो तो ठीक है वो करो। हाँ, अगर आपका उबर करके आपको लगता है कि यार अगर आप अपनी पूरी लाइफ उबर कर सकते हो तो फिर कोई मसला हाँ, नहीं। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। खुद से अंदर खुद से सवाल पूछो कि मैं पूछो कि मैं खुश satisfy हूँ हूँ, इस चीज़ खुश से। हो ठीक है करो। बट फिर चाहे पिज़्ज़ा बनाओ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, लोग ड्यूटी भी मैंने रिस्पेक्ट। देखे हाँ हैं। टोनी एंड गाय का नाम सुना है आपने? नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना। टोनी एंड गाय एक बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है बालों का, अच्छा अच्छा, हेयर कटिंग और उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं। अमेरिकन ब्रांड है। ओके ओके वो बंदा बाल काटता है, ओके। इंटरनेशनली फेमस है, ठीक है। और मतलब कोई भी अगर कोई थोड़ा सा बालों में या हेयर स्टाइलिस्ट वाली साइड पे ना, तो दे नो हु टोनी एंड गाय इज। अब उसको कोई कहे कि भाई तू नाई है, ठीक है, या तू ये कौन सा काम कर रहा है, बिल्कुल। तो कोई काम छोटा नहीं है। हाँ हाँ उबर भी छोटा काम नहीं है, उबर भी मेहनत वाला काम है। लेकिन बात ये है कि उसमें आपकी लर्निंग हो रही है, ये आप देखें। अब वो जो बंदा टोनी एंड गाय जिसने इतना बड़ा ब्रांड बनाया है, उसने बस वो ऑर्डनरी सा नहीं है कि किसी फट्टे पे बैठ गया और बस वो फिर बाल काटी जा रहा है। वो सर उसकी कटिंग आई डोंट नो, बैक इन 2010 या 2012, ठीक है, पाकिस्तान में उस टाइम पे 1500 की कटिंग थी। अगर उसी को इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी में मैं आज के टाइम पे डिस्कस करूं, तो आज के टाइम पे ऑस्ट्रेलियन $150 की उसकी सिर्फ कटिंग है आज के टाइम पे। पैशन फॉलो कर रहा था अपना। पैशन फॉलो कर रहा है, और फिर अब उसके अंदर उसने ब्रांडिंग कर दी, अपना एक नाम दे दिया है, उसको लाइसेंस करवा लिया है, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जेल है या कोई हेयर स्ट्रेटनर है या कुछ भी है। बिल्कुल। वो अब पैसा भी कमा रहा है, लेकिन अपने बालों वाले ही पैशन को फॉलो करके। तो ये आप छोड़ दें कि आपने बेशक पिज़्ज़ा भी बनाना है ना, तो फिर ऐसा बनाए कि दुनिया देखे कि यार क्या पिज़्ज़ा बनाया है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैं ऊबर में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कोई बुरा ना माने, क्योंकि मेरे दोस्त थे ना 90% यहाँ पे ऊबर चला रहे थे, ऊबर चलाते हैं। मैंने उनसे जो सुना है मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, ठीक है। 90% PR के बाद यहाँ पे ऊबर चलाते हैं, हाँ, क्योंकि अच्छे पहले पैसे भी चलाते हैं। हाँ, उससे पहले भी चलाते हैं। उसके बाद उससे पहले 20 घंटे चलाते थे, रेजिडेंसी आने के बाद 80-80 90-90 घंटे चलाते हैं। बट वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। और 8-10 साल आप ऊबर चलाओगे ना, उसके बाद आप किसी कंपनी में जॉब भी नहीं कर सकते और अपना पैशन फॉलो भी नहीं कर सकते, एक, ठीक है ना। तो मैं उनके एक्सपीरियंस जो मैंने उनसे सुना है, मैं वो सब सुन के वो सब बोल रहा हूँ। प्लीज़ कोई बुरा मत मानना, हाँ, ठीक है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा। 100% सिक्योरिटी कुछ भी है, ठीक है, अंदर से वो खुश नहीं है। और अगर आप आ रहे हो यहाँ पे, करो। बट जैसे ही रेजिडेंसी आती है, या फिर रेजिडेंसी तक करो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप फंसे हो, आपको रेजिडेंसी चाहिए, मैंने भी किया है। बट उसके बाद प्लीज़ चंदर भाई एक छोटा सा और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दें, मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस और है, मेरे पर्सपेक्टिव्स और हैं, हो सकता है शायद हमारे पर्सपेक्टिव्स मिलते भी हों। ऊबर है, सिक्योरिटी है, ऊबर ईट्स है, या किसी रेस्टोरेंट में आप किचन हैंड का काम करते हैं, यही मोस्टली ऑड जॉब्स होती हैं, या वो कलेक्शन होती है, वो जिसका क्लीनिंग की जॉब होती है जैसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट ऑड जॉब्स हैं। या अगर आप उसमें घुस गए हो वो हेल्थ एंड सर्विसेज वाली साइड पे, डे केयर जिसे कहते हैं, तो ये इस तरह की मोस्टली कॉमन जॉब्स होती हैं जो करते हैं। कुछ लोगों को ये फियर आगे नहीं बढ़ने देता कि यार अच्छा ठीक है, तो तुम कह रहे हो कि ऊबर छोड़ के मैं कुछ और करूं। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ, कैसे करूं, मुझे कौन जॉब देगा, या मैंने अपनी फील्ड में पहले काम नहीं किया, लेट्स सपोज, क्योंकि ऊबर जो कर रहे होते हैं उनकी ठीक ठाक क्वालिफिकेशंस होते हैं, कोई इंजीनियर है, ऑफ कोर्स, कोई मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्रीज लेके बैठा था। मैंने ऊबर जब किया, मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी, इवन मास्टर्स की डिग्री के बाद भी
मैं ऊबर करता रहा हूँ। अब मैं अभी भी करता हूँ, बल्कि अभी आपको बताऊँ, मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वीकेंड पे सैटरडे को मैं कुछ फ्यू आवर्स करता हूँ। मेरे पास है सिक्योरिटी का लाइसेंस, मैंने आज तक एक भी शिफ्ट नहीं की। वो सिर्फ उसके अंदर मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है कि यार मैं ना 5 दिन जॉब कर रहा हूँ, बाउंड हूँ ऑलरेडी, तो मैं छठे दिन भी अपने आप को ना बाउंड नहीं करना चाहता। जिस तरह अगर आज मैं नॉर्मली पॉडकास्ट संडे को करता हूँ, तो आज मुझे पॉडकास्ट आपके साथ सैटरडे को करना पड़ गया, तो ऊबर पे मैं उसके बाद भी निकल सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑडियंस को ये बताएं कि अगर कोई बंदा सिर्फ इस फियर से नहीं निकलना चाह रहा, तो वो उस फियर से पहले तो उस फियर से उसको लड़ना पड़ेगा, वो कैसे निकल सकता है, और क्यों ये दिमाग में फंसा हुआ कि नहीं हमें कुछ नहीं कुछ मिल सकता। मुझे फियर शेयर कुछ नहीं है, मुझे लगता है वो सबसे पहले पैसे कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। यस, ठीक है, अगर मैं वो सबसे अगर आप यहाँ पे $60,000 या $70,000 पर ईयर की आपको जॉब मिलती है कोई, तो आप बोलोगे $70,000, 2,000-3,000 हफ्ते का तो मैं ऊबर से कमा रहा हूँ, हाँ, मैं क्यों क्यों जाऊँ वहाँ पे। टैक्स काट हाँ, टैक्स काट हो गए। जब करने ऊबर में अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट किया, अपनी मर्ज़ी से ख़त्म किया, ना किसी की चिक चिक ना किसी। पर ये भी तो सोचो अगले 10 साल 20 साल तुम वहीं स्टक रहोगे। 70,000 तुम्हें, अगर $70,000 तुम्हें स्टार्टिंग यहाँ पे मिल रही है किसी ऑफिस में, अगर आप कोई भी पैशन है आपका, आप 10 ईयर्स के बाद आप 120,000 ईजिली पहुँच जाओगे, है ना। तो आप, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले वो फियर छोड़ो कि पैसा, आपको कुछ स्किल कमाना है, आपका पैसा भी लगेगा, आपका टाइम भी लगेगा। ठीक है, ये दो चीज़ों का तो रिस्क क्या आपको। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको जॉब करने में ये भी मिलती है, मैं इवन मैं जॉब के भी हक में नहीं हूँ कि आप सारी उम्र जॉब ही करो। हाँ हाँ, जो भी आपका अपना पैशन फॉलो करो। अगर आपका पैशन आपकी जॉब में है तो भी ठीक हाँ है, हाँ हाँ, बिल्कुल लेकिन अपना भी कुछ करो, क्योंकि जॉब आपको एक वो भी लिमिट कर देती है। एक टाइम के बाद ना आप जॉब से भी उकता आ जाते हो कि यार दिस इज़ इनफ, अब आई वांट टू रिलैक्स। मतलब अब आपको छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है, जिस तरह क्रिसमस की हॉलीडेज आती हैं, वो आने वाली हैं अभी, हाँ, तो पूरा साल आपको वेट करना पड़ता है। किसी टाइम पे आपका दिल करता है कि यार नहीं मैंने फेब में जाना है, तो पूरे साल हाँ, ऊबर वालों को वेट करना पड़ता है। नहीं नहीं, जॉब वालों को भी, लेकिन वो ले सकते हो आप, ऑफ भी ले सकते हो, आपके पास अगर वो पड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी बेहतर है बहुत अच्छा। कंपेयर टू पाकिस्तान इंडिया वाला ऑस्ट्रेलिया में तो आप कभी भी ऑफ ले सकते हो, अगर आपका मन है 2 हफ्ते का ऑफ लिया, घूमने चले गए, यस, वैसा कुछ नहीं है। तो ये एक आपको प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा। वर्क लाइफ बैलेंस सैलरी भी आती है, सैलरी भी अच्छी आती है। हाँ, आपको सुपर एन्यूएशन भी मिल रहा है यहाँ पे। सुपर एनुएशन उसके बारे में तो बात किया ही नहीं आपने। उसके बारे में कोई नहीं, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं बताऊंगा। यहाँ पे अभी जो है ना, मैं अब इसको वाइंड अप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि चंद्र भाई, व्हाट मनी एंड रिच लाइफ मीन्स टू यू। मनी एंड रिच लाइफ, मेरे एक टाइम पे था, मुझे मनी वॉज एवरीथिंग फॉर मी, बट अभी मेरे लिए स्ट्रेस फ्री लाइफ सब कुछ है। आई डोंट केयर अबाउट मनी एट ऑल। मेरे जब से मैंने वो पैसा भी गंवाया है, वो मैंने पॉडकास्ट भी सुने हैं, तो मेरे हिसाब से मनी, अगर अपने रिलेशनशिप्स है ना, जो आपका दोस्त है या आपकी फैमिली है, दैट्स व्हाट आई केयर अबाउट नाउ। ठीक है, पहले ऐसे नहीं था। पहले बिल्कुल नहीं था मुझे ऐसा। मैंने बहुत सारे रिलेशंस की मैंने कदर भी नहीं की थी। अभी मैंने वो सीखा है। वो नंबर 1 मेरी प्रायोरिटी मेरी हेल्थ है। ठीक है, नंबर 2 मेरे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे मेरा फ्रेंड दोस्त मेरे जो है। थर्ड में मनी अगर मैं बोलूँ तो ठीक है, जॉब में जो चाहता हूँ वो कर रहा हूँ, और एक सर्टन लेवल पे मेरी सैलरी आ जाए, एंड उसके ऊपर मुझे कोई लालच नहीं है, कोई मुझे कोई व्हाट रिच लाइफ, मतलब अगर आप फ्रीडम मेरे लिए, फ्रीडम मेरे लिए वो है। मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मैं बहुत लोन्स लेता था, क्रेडिट कार्ड्स लेता था, उसकी वजह से आप स्टक हो जाते हो, ट्रैवल नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको लोन देना है, आपको क्रेडिट कार्ड्स के बिल भरने हैं, तुम जॉब जाना पड़ता है। बट अब मैंने कुछ, ना मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है, ना मेरे पास कोई लोन है, अपना घर बना रहा हूँ मैं, बस वो मैंने लिया है, वो ही लूँगा अपनी ज़िंदगी में। ना मैं कोई गाड़ी लूँगा अपने क्रेडिट पे, अगर मुझे लेनी है मैं कैश पे लूँगा। ठीक है, मेरे को अपना ट्रैवल करना है, पैसे जोड़ूंगा, ट्रैवल करूँगा, फ्रीडम के साथ जीना, वो है मेरे लिए। और ये बहुत सारे लोग करते हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान से हो या ऑस्ट्रेलियंस भी हो या यूके अमेरिका, आप किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रह रहे हैं। बल्कि ये पाकिस्तान इंडिया वालों को शायद ये बात अभी समझ नहीं आएगी, जो यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों के लिए, कि ये लोग क्रेडिट कार्ड निकलवाते हैं, बिल्कुल और फिर उस पर हॉलीडे मारते हैं 8-10 हज़ार की। मैंने किया है वो सब ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और मैं एक्सपीरियंस आपने किया, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सुना ही है अभी तक।
ऑफ कोर्स मैंने अभी तक कोई हॉलीडे नहीं मारी, लेकिन ऑफ कोर्स मैं पाकिस्तान चक्कर लगाता हूँ। बिल्कुल फैमिली, क्योंकि मेरे लिए भी रिलेशंस मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से ज़्यादा ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कि अगर उस पैसे से मेरे रिलेशन या मेरी लाइफ बेहतर नहीं हो रही ना, फिर ऐसे पैसे का कोई मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, लोग 5-5 साल के बाद क्यों जाते हैं अपनी फैमिली से मिलने यहाँ पे? क्यों नहीं जाते तुम? कई तो 10 साल नहीं जाते। कहते हैं पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो गाड़ियाँ तुमने BMW रखी हुई हैं, Audi रखी हुई है, कैब पे तुमने गाड़ियाँ ली हुई हैं, और तुम अपने पास फैमिली के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, फिर बोलते हैं यहाँ पे हम डिप्रेस हो गए हैं, यहाँ पे स्ट्रेसफुल लाइफ है। ये भी बड़ा एक अच्छा टॉपिक है, इसको फिर किसी दिन फिर बैठेंगे, लाजमी इसको भी डिस्कस करेंगे, फैमिली रिलेशंस को, और यहाँ पे जो लाइफ में आके लोग नहीं करते। अगर मैं अपना बताना चाहूँ तो मेरी लाइफ में तो ये था कि मेरी मदर जो थी ना, वो कभी भी इस चीज़ के लिए कन्विंस नहीं थी कि मैं बाहर जाऊँ। मैं कुछ देर दुबई रह के आया था, तो उस टाइम पे मुझे भी होम सिकनेस बहुत फील हुई थी। उसके बाद मैंने दुबई से आके ये डिसाइड किया था, मैंने अब बाहर नहीं जाना, मैंने पाकिस्तान में ही रहना है। फिर खैर लाइफ में चीज़ें चेंज आई कि मैंने कहा यार यहाँ पे इस कंट्री में तो चीज़ें जो थी वो सब कोलैप्स होती जा रही हैं, और ऊपर से सबसे जो मुझे बुरी चीज़ पाकिस्तान में ये लगती है, पैसे का मसला नहीं लगता। पैसे का मसला है भी नहीं हमारी कंट्री में, ये जो हवा बनाया हुआ है ना कि पैसे का मसला है, गुर्बत है। अभी लोगों के पास जो गाड़ियाँ ना, ये आज से 10 साल पहले कोई इनके ख्वाब भी नहीं देखता था जो आज गाड़ियाँ पाकिस्तान में लोगों ने रखी हुई हैं, और लोग कह रहे हैं गुर्बत है। गुर्बत नहीं है, वो कमीनापन है कि उसकी जेब में से पैसे मैंने कैसे निकालने हैं और मैंने अपना उल्लू कैसे सीधा करना है। मैं अपनी बात ये बता रहा था कि मदर मेरी ने ना मुझे मेरे लिए दुआ भी नहीं करती थी कि मैं दुआ करूँ इसके लिए कहीं इसका वीज़ा ना लग जाए। मेरा पहली दफ़ा तो केस ही पूरा रिजेक्ट हो गया था, एक्सेप्ट नहीं हुआ। 6 माह मेरे ज़ाया हो गए इसी प्रोसेस में ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिर मैंने अपनी मदर को कहा, मैंने कहा आप क्या दुआ कर रही हैं? मैंने कहा मैं तो दुआ कर ही नहीं रही, मैं तो ये कह रही हूँ तो ना जा। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें कन्विंस किया। फिर मैंने उनको साथ में प्रॉमिस किया कि इन केस अगर कोई एमरजेंसी नहीं बनती ना, तो मैं जैसे भी करके मैं एवरी ईयर एक चक्कर तो लाजमी लगाया करूँगा। और मुझे आज 6.5 साल हो गए, सिर्फ कोविड में नहीं मैं जा सका, वरना अदरवाइज हर साल मैंने एक चक्कर लाजमी लगाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यहाँ पे मैसेज उन लोगों के लिए यही है कि यार अगर रिलेशंस को अपने को कामयाबी समझो, ये जो पैसे हैं ना, अगर आपने कोई आज $1,00,000 भी सेव कर लिया और आपके अकाउंट में पड़ा, और अगर आप कल मर गए हो और आप 5 साल नाखुश रहे हो, पैसा जमा करते रहे हो, और अपने माँ बाप को या अपने पिछले रिलेशंस को आप भूल चुके हो, उनसे देखो दिखाई बहुत है ना, वो खुशी वो असल खुशी है आपको। पैसा आपको सिर्फ डोपामीन देता है, वो खुशी नहीं देता। और एक लेवल होता है, एक थ्योरी है, मुझे उस थ्योरी का नाम नहीं आ रहा, कि जिसके 9 डिफरेंट लेवल्स हैं एनर्जी के, और सबसे जो टॉप का लेवल है वो 9th लेवल है, जिस पे आप जाके दरवेशी पे आ जाते हो। उधर आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ देना चाहते हो, और उस पॉइंट पे आप दुनिया के सबसे खुश इंसान होते हैं। और हमें क्या लग रहा है, हम अगर किसी को देंगे तो हमारा कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चंद्र भाई, यहाँ पे आज का पॉडकास्ट फिनिश करते हैं। लास्ट 1 लाइन मैसेज किसी के लिए कोई आप देना चाहें, कोई कोटेशन, कुछ भी। कोटेशन ज़रूरी नहीं है कोटेशन हो, कुछ भी आपकी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई डूज हो सकते हैं, कोई डोंट्स हो सकते हैं, कोई भी जिससे किसी की लाइफ में अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करे तो उसको कुछ वैल्यू मिल सकती है। वही मैंने जो बोला कि अपनी प्रायोरिटी हेल्थ बनाओ सबसे पहले, दूसरे अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दो, और थर्ड अपना स्किल्स की तरफ ध्यान दो, जो आप लाइफ में करना चाहते हो उसकी तरफ ध्यान दो। और मैं ये तो यही मानता हूँ, और मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। चंद्र भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने आज हमें टाइम दिया, और बड़ा मज़े का पॉडकास्ट हुआ है। अभी और बहुत सारे चैप्टर हैं आपकी लाइफ के भी, और अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। चंद्र भाई की आईडी भी मैं नीचे इंस्टाग्राम की डाल दूंगा, उन्हें जाके भी फॉलो करें। कुछ फिटनेस टिप्स भी देते हैं आप इंस्टा पे। देता तो नहीं, कोई मांगे तो मैं, कोई मांगे तो दे सकते हैं। ये फिटनेस वाला बंदा जो था ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये चीज़ें दे देता है। प्लीज़ ये टिप मत मांगना, मुझे कुछ नहीं करना, बस पेट कम करना है, वो वाली टिप मत मांगना। हाँ, वो वाली टिप ना मांगना, वो बहुत काम ख़राब करती है।
आई हेट दिस क्वेश्चन। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पेट कम करना है, बस बाकी सब सही है। अच्छा, मुझे लग रहा था मेरे से ही सिर्फ ये क्वेश्चन पूछते हैं। मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई नहीं करता। मैंने ठीक बहुत है। अच्छा करते हैं। आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आप और कौन से टॉपिक्स चाहते हैं हम लोग कवर करें, और हम चंद्र भाई को वंस अगेन दोबारा इनवाइट करेंगे। न्यूजीलैंड की कुछ स्टोरीज सुनेंगे, वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे और इनकी लाइफ को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।